नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद है। बिहार की बात के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं बिहार के हेल्थ सिस्टम के बारे में, क्योंकि नीति आयोग की जब रिपोर्ट निकल कर आई उसके बाद एक बहस सी छिड़ी हुई है बिहार में। नीतीश कुमार अलग गुस्सा हो रहे हैं, नीति आयोग को ही वो कह रहे हैं कि सही से जांच करनी चाहिए और जो डेवलप्ड प्रदेश हैं उनके साथ बिहार की अभी बराबरी या फिर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव कुछ और कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि हेल्थ सिस्टम जो निचले पायदान पर गया है, क्या वो सही बात है, उसे वहीं पर होना चाहिए या फिर बिहार में कुछ अच्छा है? नहीं गरिमा जी, यह बात तो बिल्कुल सही नहीं है कि जहां है वहां होना चाहिए। देखिए, हेल्थ सिस्टम, हेल्थ और एजुकेशन दो बुनियादी चीजें हैं। ये रीढ़ है और व्यक्ति को सबसे अधिक वास्ता इसी से पड़ता है। हम ऐसे नहीं थे, मतलब बिहार ऐसा नहीं था, लेकिन हो गए। और यदि हम कोशिश आज भी करें तो सुधर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसे नहीं थे? देखिए, हम ऐसा क्यों हुए। देखिए, बिहार के साथ परेशानी क्या है कि बिहार में जो बुनियादी समस्याएं हैं या बुनियादी सुविधाएं हैं, उनकी बातें कम की जाती है और वोट की बात, कुर्सी कैसे पालेंगे, जात की बात अधिक की जाती है। आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बदहाली की बात नहीं करेंगे। मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था कि बच्चों को किताबें नहीं मिली है। कितने महीने हो गए सेशन शुरू हुए, अब तो कोरोना काल में स्कूल्स भी खुल गए हैं, तो बगैर किताबें परीक्षाएं भी हो जाएंगी। खैर, तो हम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं पर आते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि हम ऐसे नहीं थे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैंने वो दौर भी देखा है, वो लालू यादव जी की ओर इशारा कर रहे थे कि जब अस्पताल में कुत्ते सोया करते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। गलत नहीं कह रहे थे। और आज क्या है क्या नहीं है उस पर भी उनकी टिप्पणी थी और कहना था कि जो डेवलप स्टेट है उनसे मेरी तुलना न की जाए। ठीक है, हम अपना पिछड़ापन मानते हैं, लेकिन देखिए, बिहार ऐसा था। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और डीएमसीएच दो तो इतने प्रतिष्ठित थे। आपने ही इंटरव्यू किया था डॉक्टर ए है का, बिल्कुल, जिसमें मुझे डॉक्टर वही है बात याद आ रही। जी। तो डॉक्टर है ने आपको बताया था ना कि चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री हुए, देश के बहुत ही दिग्गज नेता, जब उन्हें ऑपरेशन कराना था तो वे उत्तर प्रदेश और लखनऊ को छोड़कर पीएमसीएच आए थे। हाँ? तो हम ऐसे नहीं थे। ठीक है। उन्होंने हम ये भी कहा था कि पड़ोसी देश के लोग, अफगानिस्तान तक के लोग एक समय में पीएमसीएच आया करते थे। बिल्कुल। उन्होंने खुद तो अपने मुंह से कहा। बिल्कुल, अब देखिए, पीएमसीएच की हम बात कर ले, लालू यादव जी की हम बात करते हैं। लालू यादव जी की एक बेटी है रोहिणी आचार्य। जी। तो लालू यादव जी के जितने बच्चे हैं उनमें किसी भी का नाम आचार्य नहीं है। गरिमा जी, आपको हम बताएं आचार्य क्यों नाम है रोहिणी का। तब पीएमसीएच में बहुत ही मशहूर महिला रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट हुआ करती थी, डॉक्टर कमला आचार्य। और लोग वहां ही मतलब बच्चों के लिए जाते थे। तो रोहिणी का जन्म जो है वो पीएमसीएच में हुआ था। लालू यादव इतने बड़े नेता प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते थे, तब वे बिल्कुल। मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तो कहां गए? पीएमसीएच में गए। और डॉक्टर कमला आचार्य की देखरेख में राबड़ी देवी ने रोहिणी का जन्म दिया। तो लालू यादव कुछ गिफ्ट देना चाहते थे कमला आचार्य को, डॉक्टर कमला आचार्य को। ग्रेट, कैसे डॉक्टर होते थे हमारे पास, सोचिए। तो डॉक्टर कमला आचार्य ने कहा कि आप मुझे गिफ्ट क्या दीजिएगा, मैं जो कहूंगा आप कीजिएगा। तो लालू जी ने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा कि इस बिटिया का नाम जो सबने सब टाइटल है उसमें आप आचार्य लगा दीजिए। तो रोहिणी का नाम पहले रोहिणी आचार्य हो गया, बाद में जब वो रिफाइन किया गया तो रोहिणी आचार्य हो गया। तो हमारा भरोसा सरकारी अस्पतालों में इस तरीके से था। ठीक है। आपको हम दूसरा एक उदाहरण बताते हैं। तब बिहार एक ही था, झारखंड नहीं था। जी। आज तक के हेड हैं, चैनल हेड हैं सुप्रियो प्रसाद, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। हाँ, आज बहुत बड़ी हस्ती है। तो 1990 का वाक्य है, दुमका के रहने वाले हैं, पत्रकार नहीं थे, पत्रकार बनेंगे यह भी नहीं सोचा था।
तो सुप्रियो प्रसाद की मां बीमार हुई और वे इलाज कराने को अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल आए। तो 1990 में चुनाव भी हो रहा था, तो जब उन्हें फुर्सत मिलती तो वे गांधी मैदान चले आते। गांधी मैदान में नेताओं का भाषण होता और तब इतना जो संचार क्रांति है वो हुआ नहीं था, तो उन्होंने नेताओं के भाषण और पटना के चुनावी मिजाज पर एक खबर लिखकर भेज दी प्रभात खबर को रांची में। वह खबर छप गई, वहां से उनकी बुनियाद पड़ी पत्रकार बनने की। तो देखिए, मेरे कहने का आशय ये था कि तब हम ऐसे नहीं थे, सिर्फ बिहार से ही नहीं दूसरे प्रदेशों से इलाज कराने को हमारे यहां आया करते थे। हमारे पास डॉक्टर बी मुखोपाध्याय पता नहीं किन किन प्रदेशों से जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ, आज भी उनके बेटे डॉक्टर जॉन मुखोपाध्याय, तो वो लोग उनका जी लीजेंड है, लीजेंड है। लेकिन हाँ देखिए, स्थितियां परिस्थितियां क्यों खराब हुई, क्योंकि हमारा ध्यान जो है हेल्थ सेक्टर पर गया ही नहीं। और डॉक्टरों ने भी, जहां वे सरकारी नौकरी में थे, मैंने भी हाल में ही एक इंटरव्यू किया था डॉक्टर अजय कुमार का, तो वे बता रहे थे, जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं, आईएमए के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, कि तब भी जो बड़े डॉक्टर थे वे प्राइवेट प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन अस्पताल में जो उनके बैठने का समय होता था उस समय से घड़ी मिलाकर पहुंचते थे और तब तक रहते थे जब तक उनका समय निर्धारित था। रात को भी राउंड पर जाते थे। लेकिन आज क्या है, किसी भी ओपीडी में कोई बड़ा डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा, बस एक राउंड करने को आता है और चला जाता है, यही उनकी ड्यूटी है। बाकी सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो देखिए, हमारी स्थिति खराब हुई है। मैं आपको 1990 का एक वाकया बताता हूं। मैं इस पर कभी बहुत विस्तार से भी चर्चा करूंगा, लेकिन आज चूंकि आपने हेल्थ सिस्टम की बात छेड़ दी है, लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए थे और तेजस्वी यादव का जन्म हो चुका था। मैं इससे संबंधित जो खबरें प्रकाशित हुई है वह भी कभी आपको दिखाऊंगा किसी एपिसोड में। तो तेजस्वी यादव का नाम तब तक तेजस्वी नहीं पड़ा था, तरुण ही थे। इनके घर का नाम तरुण है और तरुण की उम्र 1.5 साल थी। देखिए, अब मैं आप सर्टिफिकेट में जो लिखा है उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। सर्टिफिकेट पर हमारे आपके यहाँ सबके यहाँ उस जमाने में ये चलता था कि हम अपने बच्चों की उम्र जो है कम लिखा देते थे, क्योंकि सोच ये थी हमारे अभिभावकों की कि सरकारी नौकरी करनी होगी तो ज्यादा दिन सर्विस करेगा। तो तरुण की मतलब तेजस्वी यादव की उम्र 1.5 साल थी। लालू यादव मुख्यमंत्री थे और लालू यादव पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री बने थे। एक रात अचानक तेजस्वी को, जिसका नाम तरुण था, बहुत तेज बुखार हुआ, इतना तेज बुखार, और तब भी भरोसा पीएमसीएच पर ही था। तो रात को लालू यादव करीब 3 बजे, मतलब आधी रात के बाद, वे तरुण को मतलब तेजस्वी यादव को अपने कंधे पर लेकर, इसी बहाने उन्होंने सोचा कि हम अस्पताल को देख लेते हैं, पीएमसीएच को देख लेते हैं, बिल्कुल आम आदमी की तरह पहुंच गए। तेजस्वी सीएम थे 90 की बात कर। हाँ बिल्कुल सीएम थे 1.5 साल का। हाँ 1.5 साल का तरुण था, मतलब तेजस्वी थे जी। पहुंच गए। लेकिन लालू यादव को नहीं पहचानने वाले लोग कौन होते। जब वहां पहुंचे तो वे अबाक रह गए कि वहां कोई देखने वाला था ही नहीं। मतलब तरुण का इलाज, तेजस्वी का इलाज रात को नहीं हुआ और लालू यादव निराश हो गए। फिर वहीं से उन्होंने जो पटना में प्राइवेट प्रैक्टिशनर थे उन्हें फोन किया। शायद मुझे जहां तक याद है, मैं कभी विस्तार से बताऊंगा, कि वे जब पीएमसीएच से निराश हो गए तो डॉक्टर गोपाल के पास लेकर उस रात को, जिसे मतलब तेजस्वी को निमोनिया हो गया था, जो डायग्नोस हुआ, उसे लेकर गए थे पीएमसीएच में, इलाज नहीं हुआ था। तो देखिए, जागृति वहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जागृति नहीं हुई। और जागृति नहीं होने का परिणाम क्या हुआ कि हम नीचे चलते गए। ये जो गिरावट है वो कांग्रेस के कार्यकाल में ही शुरू हुई कि हम चंद्रशेखर का इलाज करने लायक नहीं रहे, हम
जो पीएमसीएच की जो व्यवस्था थी वह खराब होती चली गई। और जब हमारे मुख्यमंत्रियों ने देखा भी तो उस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश नहीं की। आज भी जब हमारी रिपोर्ट, न केवल उन्होंने देखा बल्कि पर्सनली एक्सपीरियंस किया, उनके बेटे हाँ के साथ ऐसा हो। बिल्कुल, जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी। जो हैं, तो इलाज नहीं हुआ। अब आप सोच सकते हैं उसके बाद क्या हुआ कि देखिए 95 के बाद एक दौर चला। मैं पटना की ही बात कर रहा हूं, मैं भी रिमोट एरियाज पर नहीं जा रहा हूं, जिलों पर नहीं जा रहा हूं। किडनैपिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई। तो किडनैपिंग इंडस्ट्री जब स्टैब्लिश हुई बिहार में, तो सबसे ज्यादा टारगेट किए गए डॉक्टर्स। डॉक्टरों का अपहरण शुरू हो गया। कितने डॉक्टर्स किडनैप किए गए हैं, यदि हम लिस्ट लेकर बैठेंगे तो यह लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। तो भय का ऐसा माहौल पैदा हुआ कि आप सरकारी अस्पतालों को छोड़िए, निजी अस्पतालों में भी शाम के बाद डॉक्टरों ने बैठना बंद कर दिया। एक बात तो आईएमए ने ही फैसला कर लिया था कि अब हम रात 8 बजे के बाद नहीं बैठेंगे, किसी को घर पर नहीं देखने जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो बुनियादी व्यवस्थाएं थी स्वास्थ्य की, वह खत्म होती चली गई और हम सिर्फ बात करते रहे वोट की, जाति की, कुर्सी पर कैसे बैठेंगे, कुर्सी से कैसे किसको उतारेंगे। तो हम इसमें फंसे रह गए। तो पटना की जब यह व्यवस्था खराब हुई, तो फिर आप सोच सकते हैं जिलों में क्या हुआ होगा जब पटना में ही इलाज नहीं। और आज हम कहां पहुंच गए हैं, आज कोई भी वीआईपी पीएमसीएच में जाना चाहता है क्या? बिल्कुल नहीं नहीं जाना जाना चाहता चाहिए। है। तो आपके पास पैसे हैं, आपके पास पावर है, तो आप पारस चले जाएंगे, आप रूबन चले जाएंगे, आप एशियन सिटी हॉस्पिटल चले जाएंगे, आप बिग अपोलो चले जाएंगे। लेकिन आम आदमी कहां जाए, और जाए तो इलाज कैसे है? कोई सीनियर डॉक्टर मिलता नहीं है, कोई ओपीडी में नहीं बैठता है। आप भी गई हैं, हमारे अन्य रिपोर्टर्स भी जाते हैं, पीएमसीएच जाते हैं, एनएमसीएच जाते हैं, और मालूम होता है कि वहां जो है, डॉक्टर की बात छोड़ दीजिए, जो बाथरूम्स हैं और जो वार्ड है, उनकी हालत इतनी खराब है कि मत पूछिए। तो ऐसी सूरत में यह सूरत कब ठीक होगी, यह बड़ा सवाल है। और आदमी का पैसा जो हेल्थ सिस्टम पर खर्च होता है, आदमी बीमार पड़ जाता है, जो गरीबी है बिहार में, लोग जमीन बेचते हैं, लोग महाजन से कर्जा लेते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्याज पर कर्ज लेते हैं, वह आदमी दिवाला होता चला जाता है। तो सरकारी अस्पताल तो इस तरीके से खत्म हुए। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल जो सामने आए, जिलों में स्थिति और भी खराब है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एम्बुलेंस वाले हैं, मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ उनका कमीशन फिक्स होता है 30%, 40%। वे आपको इस कदर पटना पटना लाएंगे कि जहां वे चाहेंगे वहीं आपको भर्ती करा देंगे, कोई दूसरी व्यवस्था होने नहीं देंगे। तो अस्पतालों की सूरत कैसे सुधरेगी? डॉक्टर्स जो हैं, अब छोड़ दीजिए, अब वे गांव में जाना नहीं चाहते हैं, ब्लॉक्स में जाना नहीं चाहते हैं। देखिए कभी कभी मुझे लगता है कि जो निजी तौर पर लोग कराई कर देते हैं, ठीक है, मुझे लगता है वो कानून से परे है, लेकिन करें भी क्या करें। शहाबुद्दीन को हम बहुत बड़ा बाहुबली मानते रहे हैं, अब तो रहे नहीं। लेकिन जो हेल्थ सिस्टम के लोगों को, आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए सिवान में उन्होंने जो काम किया था, लोग आज उसे भी याद करते हैं। आज भी लोग उसे याद करते हैं कि उन्होंने डॉक्टरों की फीस तय कर दी। उन्होंने यह तय कर दिया कि डॉक्टर्स जो हैं वो गांव में जाएंगे हफ्ते में एक दिन और देखेंगे। ठीक ऐसा ही काम पप्पू यादव ने पूर्णिया में किया था कि मैं पप्पू यादव से मिलने एक दफे पूर्णिया गया और मुझे किसी डॉक्टर साहब के यहां सुबह नाश्ता करना था। बात हुई थी कि मैं 8:30 बजे, मतलब 8 बजे से 8:30 बजे के बीच पहुंच जाऊंगा और फिर 9:30 बजे हम फुर्सत पा लेंगे। तो मुझे पहुंचने में देर हुई, मैं 8:45 में पहुंचा, 8:45 में। तो डॉक्टर साहब इतनी जल्दी से जूते में जूता पहन रहे थे और कपड़ा पहन चुके थे कि उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वर जी, ऐसा है कि आप नाश्ता कर लीजिए, मैं अब आपके साथ नहीं बैठ सकता। मैंने पूछा क्यों? तो हॉस्पिटल जाना है।
मैंने कहा 10 मिनट देरी से चले जाएंगे तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि पप्पू यादव के लोग चले आएंगे। मैंने कहा पप्पू यादव के लोग चले आएंगे मतलब? तो पप्पू यादव के लोग हाजिरी लगाते थे कि डॉक्टर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो देखिए, कभी कभी कानून से परे जाकर जो कुछ काम किए जाते हैं उसका फायदा जनता को पहुंचता है, ठीक है ना? लेकिन यह काम कब करना होता है? जब सरकारें फेल होती हैं। और इलाज, यदि आदमी को इलाज न मिले, आप सोचिए ना, हम और आप यदि कोई बीमार हो जाए या होते भी हैं तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं क्या? तो हमारी आपकी तो पहचान है, इसलिए हम घर पर भी खोज लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी खोज लेते हैं। लेकिन अभी तो जिनकी आपने बात की ना पीएमसीएच की, मैं सच में अगर हाँ, मैं बीमार पड़ूंगी तो मेरी हिम्मत नहीं होगी कि पीएमसीएच में जाके इलाज करवाऊं। इतनी है ना, गंदगी, इतनी इतनी सब कुछ इतनी बर्बाद है इतनी वहां पर। हाँ, तो ये सूरत तो सुधरनी चाहिए। तो देखिए, अब जो किडनैपिंग इंडस्ट्री हुआ, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं छोड़कर चले गए, मतलब बिहार छोड़कर चले गए। तो इसका परिणाम क्या हुआ? हाँ, डॉक्टर चंद्रा जब किडनैपिंग से बाहर आए तो वे इंडिया ही छोड़ दिए, अमेरिका चले गए, अब तो रहे भी नहीं। डॉक्टर रमेश चंद्रा अपने जमाने के पटना के सबसे बड़े डॉक्टर थे। हाँ, और न्यूरो के, शायद हाँ, न्यूरो के ही डॉक्टर थे। तो इस तरीके की घटनाओं ने इस सिस्टम को भी, और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब कभी जो अर्थशास्त्री हैं या डॉक्टर से भी बात कीजिएगा जो इस मामले में गंभीर होते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, जीडीपी में यदि आपने हेल्थ सिस्टम पर खर्च नहीं बढ़ाया और अस्पतालों की स्थिति नहीं सुधारी। अब देखिए, जहां मेदांता बना है वहां पहले जयप्रभा अस्पताल था। आप जयप्रभा अस्पताल को नहीं खड़ा कर पाए, आप मेदांता खड़ा किए। तो मेदांता में तो आम लोगों का इलाज होगा नहीं, मेदांता में तो उनका इलाज होगा जिनके पास पैसे हैं। तो बिल्कुल। पैसे वालों के पास बहुत ऑप्शन है। पहले आपको बताया, जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो यूनिवर्सिटी में भी अस्पताल हुआ करता था। अच्छा। और मेरी बेटी है दिल्ली में पीजी कर रही है जामिया में। अभी उसे एक अंगुली में कुछ समस्या हुई, सूजन आ गया था। तो हुआ कि इलाज कहाँ कराना है, तो वो जामिया में ही गई। डॉक्टर ने देखा भी, डॉक्टर समय से बैठता है, और दवा भी दी। लेकिन क्या बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था है? नहीं व्यवस्था है। देखिए, पटना के कुछ, हाँ, अब हम आते हैं जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि डेवलप स्टेट से तुलना मत कीजिए। अब वह दिन नहीं रह गया कि बिहार के अस्पतालों में कुत्ता बैठता है। देखिए, यह नहीं, बात इससे सही है। इससे पहले मेरा मेरा एक सवाल भी है आपसे। हाँ हाँ आपने हाँ। 90 95 के दौर की बात कर ली, कांग्रेस आरजेडी के दौर की बात कर ली। नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया अभी तक हेल्थ सेक्टर के लिए कि अब जवाब देना पड़ रहा है कि डेवलप्ड स्टेट्स के साथ तुलना ना करना पड़े? वो कहते हैं कि कुत्ता बैठता था सरकारी अस्पतालों में, बेड्स पर कुत्ते बैठते थे, लेकिन फिर भी तो निचले पायदान पर बिहार आ रहा है। इसका जवाब कैसे दे पाएंगे? देखिए, आप निचले से निचले पर चले गए थे। नीतीश कुमार बिल्कुल। के राजपाट में क्या हुआ? देखिए, एक बात तो है कि कुत्ता बैठना बंद हो गया है और डॉक्टरों का अपहरण बंद हो गया है, ठीक है ना? लेकिन अस्पताल में डॉक्टर, और सही इलाज करने वाले डॉक्टर समय से हों, इस बात की गारंटी आज भी नहीं है। अब डॉक्टरों की बहाली में भी एडहॉक व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो ये कैसे चलेगा? डॉक्टरों की वैकेंसी पूरी नहीं होती। आपने कोरोना काल में देखा कि आपने वेंटिलेटर मशीन तो खरीद लिए, लेकिन उस वेंटिलेटर मशीन को चलाने वाला आदमी नहीं था। टेक्नीशियंस तो की कमी, हाँ, ऑपरेटर्स की। टेक्नीशियंस नहीं थे। तो आप खरीद तो लेते हैं, लेकिन आगे क्या होगा? आप कई जगहों पर आपको दिखाई पड़ेगा कि कई ऐसी मशीनें खरीदी गई। मशीन खरीदी भी जानी चाहिए, लेकिन वो मशीन चले और उसका फायदा मरीजों को मिले, इस बात को कौन सुनिश्चित करेगा? तो अस्पताल की इमारतें सिर्फ बन जाएं। और फिर से, जैसे देखिए, हमने शिक्षा पर बात की थी कि बिल्कुल। कोई भी मंत्री या कोई भी हेल्थ सेक्रेटरी कभी जाकर रात में अस्पतालों को देखता है क्या? पीएमसीएच की बात छोड़ दीजिए, अब तो पीएमसीएच नीतीश कुमार का सपना है कि हम इसे इतना बड़ा अस्पताल बनाने जा रहे हैं, इतना 1000 बेड का बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, हेल्थ, यदि आप हेल्थ सिस्टम को नहीं सुधारेंगे तो जनता और गरीब होगी, क्योंकि बीमार होता है तो वह बिहार में लूटता है। देखिए, मैं आज ही पढ़ रहा था, पटना के कुछ अस्पताल
मैं भी गया हूं सरकारी अस्पतालों में और मैंने देखा है पटना की व्यवस्था कुछ हद तक दिखती है, मतलब इंप्रूव हुई दिखती है। प्रवीण बागी बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज उन्होंने सुबह सुबह एक फेसबुक पोस्ट लिखा था कि वे किसी कार्य से या किसी को दिखाने ही गार्डिनर रोड हॉस्पिटल गए होंगे, इनकम टैक्स के पास ही। जी। वहां 2 रुपए की पर्ची कटती है। तो देखिए 2 रुपए में पर्ची कट रही है, 2 रुपए में इलाज हो रहा है, यह बात तो मतलब 2 रुपए में ओपीडी की पर्ची कटती है। लेकिन वहां जो महिला डॉक्टर से उनका पाला पड़ा, वो जो महिला डॉक्टर थी, देखिए कोरोना का जो प्रभाव है अब इस कदर नहीं रहा कि आप मरीज को 10 फीट की दूरी पर रखें। तो जो महिला डॉक्टर थी वो 10 फीट की दूरी पर महिला जो दिखाने आया सिर्फ उससे रोग पूछ लेती थी और दवा लिख देती थी, नब्ज भी छूने की कोशिश नहीं करती थी। तो ये काम तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकता था, वीडियो कॉलिंग से भी हो सकता था। जब अस्पताल पहुंचा है, देखिए एक जो चिकित्सा विज्ञान है वो मनोविज्ञान भी है। जब डॉक्टर मरीज को समझता है और मरीज डॉक्टर की बात को समझता है तो बीमारी जो है वो हल्की होती है, बीमारी से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो हेल्थ सिस्टम को यह कह देने से कि डेवलप स्टेट की तुलना में आप हमें मत रखिए, काम नहीं चलने वाला है। देखिए प्रायोरिटी पर, अब देखिए उपचुनाव हो रहा है तो लोग जाति गिनने लगे हैं कि भाई ये पासवान है, ये मुसहर है, ये कुशवाहा है, ये जादव है, ये वैश्य है। लेकिन इसी तरीके से, और आज जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई और नीति आयोग की रिपोर्ट को बिहार सरकार ही चैलेंज कर रही है। बिहार सरकार किसकी, केंद्र में सरकार किसकी? आप तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, हा? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में भी आप शामिल हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्ट क्या इस तरीके से तैयार की जा रही है कि आपको डिफेंड किया जाए? बिहार में तो हेल्थ की बागडोर भी बीजेपी के हाथों में। हाँ, हेल्थ की बागडोर भी बीजेपी के हाथों में है। तो देखिए हेल्थ, लेकिन आज सिर्फ नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही नहीं, इस मुद्दे को लगातार उठाते रहने की जरूरत है विपक्ष को भी। विपक्ष जब कोई सरकारी रिपोर्ट आ जाती है, कोई बीमारी का प्रकोप आ जाता है, आज तक देखिए चमकी बुखार से निपटने के मामले में हम कहां तक पहुंचे। हर साल बच्चों की जान जाती है मुजफ्फरपुर इलाके में। जी। कोरोना में क्या हाल रहा, सरकार ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत ही नहीं हुई। यह तो बिल्कुल सफेद झूठ था ना। तो हेल्थ सिस्टम जब तक जमीनी सच्चाई को नहीं समझे, हम क्यों भूलते हैं कि हमारे यहां चंद्रशेखर इलाज कराने आते थे। हम क्यों भूलते हैं कि लालू यादव जो मुख्यमंत्री बने उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने पीएमसीएच में ही जन्म लिया था। बाद में उनके कई बच्चों ने डॉक्टर कमला सिन्हा के यहां जन्म लिया। लेकिन आपने नंगी आंखों से भी देखा कि आप जब मुख्यमंत्री थे, इलाज कराने तरुण, मतलब आज की तारीख में तेजस्वी यादव, उन्हें ले गए थे तो रात को इलाज नहीं हो पाया था। तो जब आपके बच्चे का इलाज नहीं हो पाया था तो आपकी नींद तो उसी दिन खुल जानी चाहिए थी। और मेरी एक गुजारिश है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, विपक्ष में भी बैठे लोग हैं, कि आप गाहे बेगाहे, सिर्फ पटना नहीं, जब आप जिलों के दौरे पर होते, एक प्लान भी बीच में बना था, नीतीश कुमार ने ही बनाया था, कि जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे डीएम हैं, वो गांव में जाकर और जिलों में जाकर कैंप करेंगे। डीएम तो जिले में रहते ही रहते हैं और वहां के हालात देखेंगे। देखिए जब मुख्यमंत्री किसी यात्रा पर निकलते हैं तो उसके पहले रेड कारपेट वेलकम की तैयारी हो जाती है, अस्पताल से लेकर सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया जाता है। आप कभी अचानक तो जाकर देखिए, हाँ, आप कभी जाकर अचानक तो देखिए कि जो आपकी जनता है, जो बिहार की जनता है, उसे आप जो कहते हैं उस मुताबिक सुविधाएं मिल रही हैं। यदि मिल रही हैं तो आपको देखना चाहिए कम मिल रही हैं या इसमें सुधार की और क्या गुंजाइश है। हाँ, तो आपको सोचना चाहिए कि आप बिहार में देखिए कितनी समस्या है। कोई सड़क हादसा हो जाए और उसे अस्पताल ले जाया जाए, कोई आपराधिक वारदात का शिकार हो जाए, उसे अस्पताल ले जाया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल, लोग पहले तो इलाज करने को तैयार ही नहीं होते। और कई प्रदेशों में यह व्यवस्था हो गई, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, कि यदि कोई सड़क हादसा का शिकार हुआ है, वह अस्पताल पहुंचा है, तो जब तक उसके परिजन नहीं आ जाते हैं,
या या और व्यवस्था नहीं होती है, तब तक पूरा इलाज सरकारी खर्चे से होगा, जिंदगी बचाई जाएगी। तो इन चीजों पर हमें भी और आपको भी, सरकार को और साथ में बिहार के लोगों को जगाते रहना है, क्योंकि यह मुद्दा हमारा आपका है ही, साथ में उन गरीब भाइयों और बहनों का है जिनके पास खाने को दो रोटी नहीं है, 2 जून की व्यवस्था नहीं है, संघर्ष करते हैं, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो उनका हौसला, उनकी उम्मीदें किस कदर बुझती है, इसकी चिंता की जानी चाहिए। क्योंकि तब ये लूट जाते हैं, बंधुआ हो जाते हैं, और फिर जो होता है उसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने कि बिहार में एक अलग तरह के बदलाव की जरूरत है। जिस चीज की बुनियादी तौर पर लोगों की जरूरत है वो लोगों को मिलना जरूरी है। और हेल्थ सेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, इससे पहले शिक्षा की बात की थी, तो इस मुद्दे पर हम लोग लगातार बने रहेंगे। बिहार के लोगों को जगाने की जरूरत है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरत है कि सत्ता में बैठे लोगों को जगाया जाए, ताकि बिहार के लोग इन बुनियादी चीजों से कभी वंचित ना रह पाए। बिहार की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।